नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने 300 टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक के, जहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और उसी के तहत हम टॉपिक्स कवर कर रहे थे। मैंने अभी कल ही परसों आपको बताया था कि जैसे ही नोट कंप्लीट होती है मैं फुल वीडियो पे बात करूँगा, यानी कि एक विषय की एक वीडियो आएगी। नोट्स लगभग कंप्लीट हो गई है। एक मिसलेनियस टाइप की नोट मैं तैयार करूंगा जो कि 15 मई के बाद आपको दूंगा। बाकी नोट्स मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया है और आज से हम एक एक विषय लेंगे और कंप्लीट वीडियो उसकी आपको मिलेगी। आईआर के तहत देखिए मैक्सिमम टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं जितने सेलेक्ट किए गए थे। आगे जो सेलेक्ट होंगे वो मिसलेनियस में आएगा, ठीक है। आज मैं बात करूंगा उन टॉपिक्स की जिनको कंप्लीट करना बाकी है, यानी कि इस वीडियो में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं एक साथ आपको मिल जाएंगे। आपके दिमाग में अगर ये बात आ रही है कि पीडीएफ नोट्स कैसे मिलती है, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। थोड़ा बहुत मन में कहीं डाउट हो कि कहीं ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, इस तरह की बातें होंगी, तो वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं आज के टॉपिक की और उतने उन सभी टॉपिक्स की जो बच गए थे। ओके, पहला टॉपिक है वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट दर। हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि बाकी टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तरीका क्या है, हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसको आप सिंपल कह सकते हैं GMCTR, लेकिन यही जो है न्यूनतम कॉरपोरेट दर ज़्यादा ठीक लग रहा है मुझे। क्या है, ध्यान से समझिए। हाल ही में जो G7 देश हैं उनके वित्त मंत्रियों ने वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट दर की स्थापना करते हुए एक ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। सिंपल सी चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन अगर बन जाए तो यहाँ ट्रिक हो सकता है। G7 वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट दर किस समूह के तहत ये फैसला लिया गया है, किसने इस पे बात की है, ये एक नई व्यवस्था लागू करने की बात हो रही है। G20 भी हो सकता था, वहाँ पे कोई और संगठन हो सकता है ऑप्शन में। G7 ध्यान रखेंगे, ठीक। आप देखिए क्वेश्चन एक यहाँ से बन सकता है। समझौते के मुताबिक G7 देश कम से कम 15% की वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट दर का समर्थन करेंगे और उन देशों में करों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएंगे जहां व्यवसाय संचालित होते हैं। पूरा बैकग्राउंड समझ लीजिए थोड़ा सा एक लाइन में। बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे कि जो स्पेशली डिजिटल माध्यम से काम चला रही हैं। एक देश में है, दूसरे देश में है, कई जगह ऑफिस है उनका। और वो क्या करते हैं कि ऐसे देश में अपना मेन ऑफिस बना लेते हैं जहाँ पे टैक्स कम देना पड़ता है और कमाई किसी और देश से हो रही है। जैसे सिंपल सी बात है कि भारत में कोई कंपनी खूब कमाई कर रही है और वहाँ पे अपना मेन ऑफिस यहाँ नहीं है, स्विट्ज़रलैंड में है, कहीं और पे है जहाँ पे कम टैक्स देने पड़ते हैं। यहाँ की कमाई कहीं और दिखा दी जाती है और वहाँ पे कम टैक्स देके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले लेती हैं। तो इससे कैसे निपटा जाए उसी का उपाय किया जा रहा है कि पूरी दुनिया में कम से कम 15% टैक्स, कारपोरेट टैक्स की बात हो रही है, आगे भी लिखा है मैं बता रहा हूँ, कारपोरेट टैक्स लिया जाए हर कंपनी से जो डिजिटल माध्यम में व्यापार कर रही है, एक से ज़्यादा देशों में है, ठीक है। वही बात है। अब देखिए यहाँ ज़रा समझ लीजिए, कारपोरेट कर जिसको निगम कर भी कहते हैं, शुद्ध आय या लाभ पर कमाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। जब मैं कहता हूँ इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है तो सीधी सी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी लाइन को उठा के क्वेश्चन बन जाएगा। इस कंसेप्ट को लेकर कहीं से भी घुमाया जा सकता है, लेकिन बेसिक नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि शुद्ध आय या लाभ पर लगाया जाने वाला कर है किसी कंपनी ने जो पैसा शुद्ध रूप से कमाया। देखिए कैसे कमाई होगी, हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, उसको बेचते हैं, तो जो लागत लगी है उसको निकालने के बाद हमें जो नेट जो पैसा मिलेगा वो हमारा शुद्ध लाभ है, उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। इसको कहते हैं कारपोरेट कर, निगम कर। और इसी टाइप के कर की बात हो रही है जो वैश्विक स्तर पर लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपने समझ लिया तो बहुत आसानी से उत्तर दे देंगे। ध्यान से समझिए, यह कंपनियों के विदेशी लाभ पर लागू होगा, ठीक। ऐसे में यदि सभी देश वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर पर सहमत होते हैं तब भी, यहाँ हाईलाइट किया है मैंने, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तब भी सरकारों द्वारा स्थानीय कॉरपोरेट कर की दर स्वयं ही निर्धारित की जाएगी। बड़ी ही शानदार कंसेप्ट है, एकदम अच्छे से समझिए। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में कम से कम, न्यूनतम कहा गया ना, वैश्विक न्यूनतम, कम से कम 15% टैक्स पूरा हर देश लगाए, ठीक। दूसरी तरफ ये कहा गया है कि स्थानीय स्तर पे कोई देश चाहे तो अपने हिसाब से भी कॉरपोरेट दर जो है तय कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ
बेसिकली इनडायरेक्ट ये कहा जा रहा है कि 15% तो लगा ही है, कोई देश 15 से 16% करना चाहे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय स्तर पर मतलब बढ़ाना चाहे कोई बढ़ा सकता है, लेकिन इतना तो कम से कम करो। इसका फ़ायदा क्या है? देखिए कुछ और चीज़ें आगे लिखी हैं, अभी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। किंतु यदि कंपनियां किसी विशिष्ट देश में कम दरों का भुगतान करती हैं तो उनकी घरेलू सरकारें अपने करों को सहमत न्यूनतम कर दर पर ला सकती हैं, जिससे लाभ को टैक्स हेवन में स्थानांतरित करने का लाभ समाप्त हो जाएगा। सीधी सी बात समझ लीजिए, क्या होगा कि कम से कम 15% तो हर देश लगाएगा। तो जो कंपनी अपना लाभ दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चाह रही थी, जहाँ पे 5% 6% कर दे रही थी, अब लग रहा है कि वहाँ भी 15% देना है, तो अपना लाभ क्यों वहाँ ट्रांसफ़र करना है? वहाँ ले जाएंगे दिखाएंगे तब भी इतना ही देना है, यहाँ दिखाएंगे तब भी इतना ही देना है, कोई बात नहीं, ट्रांसफ़र नहीं करते। तो ये जो है कंपनियों को जो अपना ये जो चालाकी कर रही थी वो बच जाएगा। और जो देश खुद से चाहे तो वो 15% का बढ़ा भी सकता है, लेकिन कम से कम 15% लगे, इतना अगर इसमें सहमति बन गई तो इस तरह की व्यवस्था होगी। बात पूरी समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए टैक्स हेवन का मतलब आप सिंपल से समझ लीजिए। आशय ये है आमतौर पर एक ऐसे देश से होता है जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर वातावरण में विदेशी व्यक्तियों या व्यवसायों को बहुत कम या न्यूनतम कर देयता प्रदान करता है। यानी कि हमारे यहाँ आइए हम बहुत कम टैक्स लेंगे, सिंपल सी चीज़ है, इसको टैक्स हेवन कहते हैं, जहाँ पे कम टैक्स देना पड़ता है, सिंपल सी बात है। ओके, अब देखिए ये टॉपिक एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हिस्सा ये है कि ग्रुप ऑफ 7 की बात हो रही थी, G7 की बात हो रही थी, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ज़रा देख लीजिए क्या है। G7 में जानने वाली बात यह है कि यह एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका गठन 1975 में हुआ था। यहाँ से सेंटेंस बनाया जा सकता है कि G7 2005 में गठित हुआ, 1951 में गठित हुआ। सेंटेंस कई होंगे, उसमें एक ये हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे कब, 1975 में। अच्छा, ये लाइन मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हर साल G7 ब्लॉक की बैठक आयोजित की जाती है। ध्यान रखिएगा कि G7 सिर्फ आर्थिक बातें नहीं करती, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की भी बातें होती है, एनर्जी की भी बातें होती हैं, कुछ सामान्य मुद्दे भी होते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि G7 पर क्वेश्चन बना और यूपीएससी ने कहीं लिख दिया कि यह एक आर्थिक संगठन है, आर्थिक चर्चाएं होती हैं, और सिर्फ आपने उसी को सही मान लिया तो फिर गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन हाल ही में आया था कि G20 में कितने देश हैं, तो G7 में भी पूछा जा सकता है। खैर कितने देश नहीं पूछा गया था, कौन सा देश शामिल है या नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन था। G7 में कौन कौन है? ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और अमेरिका है। ओके, भारत है कि नहीं? जी नहीं, भारत नहीं है। ओके, सभी G7 देश और भारत G20 का हिस्सा है। ये अपने आप में एक बड़ा ही ट्रिकी सेंटेंस हो सकता है। यूपीएससी पूछे कि सारे के सारे G7 देश G20 में शामिल हैं, तो लगता है कि मतलब एक्सट्रीम वर्ड हो गया, एक्सट्रीम लाइन हो गई। ध्यान रखिएगा ऐसा है, भारत तो है ही G20 में और इसकी बैठक की अध्यक्षता भी करने वाला है। G20 से फिर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, यहाँ देखिए G7 का कोई औपचारिक संविधान या कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है ये, कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है। बहुत सारे संगठन दुनिया में बने हैं जिनके लिए बाकायदा मुख्यालय होता है, सचिवालय होता है। G7 के लिए ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई बाकायदा संविधान नहीं बनाया गया है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए निर्णय गैर बाध्यकारी होते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनके निर्णय बाध्यकारी होते हैं और यूपीएससी ने इस तरह के प्रश्न पहले भी पूछे हैं कि इनके इस फला संगठन के निर्णय बाध्यकारी होते हैं, गैर बाध्यकारी होते हैं। इसका ध्यान आपको रखना है। G7 में जो फैसला लिया जाता है ज़रूरी नहीं है कि किसी को वो मानने के लिए बाध्य होना पड़े। समझ रहे हैं ना, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। G7 से G20 की तुलना हो रही थी। खैर ऊपर वाले टॉपिक से इसका कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अभी हम बात कर रहे थे G7 वाले उसमें शामिल हैं, तो उस रूप में भी लेना देना हो सकता है। लेकिन इसको एक स्वतंत्र टॉपिक मानते हुए आप G20 में कुछ और चीज़ें देख लीजिए। G20 समूह जो है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। अनौपचारिक समूह है, अनौपचारिक समूह है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन कौन शामिल है? 19 देश प्लस ये शामिल हैं संगठन। ओके,
अच्छा, G20 का अस्थाई सचिवालय या मुख्यालय नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, ये जो है ना, आप चाहे तो मुख्य परीक्षा के लिए भी नोट कर सकते हैं, प्रीलिम्स में ऐसी चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती हैं। G20 समूह दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को एक साथ लाता है। यह वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक निवेश का 85% और वैश्विक जीडीपी का 85% तथा विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। मोटे तौर पर कहिए दुनिया में जितने भी ठीक ठाक देश हैं आर्थिक राजनीतिक रूप से, सब इसमें शामिल है, तो इतना तो हो ही जाएगा। ओके, अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था, उम्मीद कम थी लेकिन यूपीएससी ने पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा देश G20 में शामिल नहीं है। आप एक बार इसको देख सकते हैं, हालांकि यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया है तो यहाँ से दोबारा फिलहाल में पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन संभावना है, क्योंकि ये चर्चा में है कि पहली बार भारत जो है, चर्चा में क्या हो तो होना ही है, भारत अध्यक्षता करेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से हो सकता है यूपीएससी रिपीट कर दे, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसे कई बार जीएसटी पे क्वेश्चन रिपीट कर दिए, एक बार मरुस्थल वाले पर रिपीट कर दिए, एक बार सेम क्वेश्चन बौद्ध धर्म पे रिपीट कर दिया था 2014-15 के आसपास, सेम क्वेश्चन, ठीक, तो हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वाड की तरफ। क्वाड के बारे में थोड़ा जान लें। चलिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो क्वाड ये जो टॉपिक है ना, इस पर मुख्य परीक्षा में कई क्वेश्चंस आ चुके हैं और प्रारंभिक परीक्षा में इसमें ज़्यादा चीज़ें जानने के लिए नहीं है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है लेकिन उसकी संभावना कम है, कुछ फैक्ट्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। दोनों चीज़ें हम समझ लेते हैं, एक कहानी के तौर पर आप देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगी बात, 1-2 मिनट की बात है। ओके, तो फिलहाल ये हुआ है, हाल फिलहाल में 4 देशों ने बैठक की थी और बैठक में जो है शीर्षक था स्पिरिट ऑफ क्वाड। इससे क्वेश्चन सेंटेंस में लेकर के पूछा जा सकता है। ओके, और बाकी जैसा कि हर संगठन में ऐसा होता है कि खुले, मुक्त और दबाव रहित वातावरण का निर्माण करना है, तो उसी में हिंद प्रशांत जोड़ दीजिए। क्वाड जो है इसका मेन फोकस है हिंद प्रशांत क्षेत्र। हिंद प्रशांत क्षेत्र अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। जैसे मान लीजिए कि कैसे करें, ये अफ्रीका है, ठीक है, ध्यान से समझिए, इधर ये कहीं भारत है, ओके, और ऐसे करके ये एशिया का हिस्सा हो गया, इधर कहीं ऑस्ट्रेलिया है, और ये वाला हिस्सा प्रशांत महासागर है, ये वाला हिस्सा हिंद महासागर है, और इसी का कुछ हिस्सा मिला के, चलो हिंद पूरा ले लेते हैं, ये मिला के और ये मिला के इसको हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं। तो इनका फोकस जो है क्वाड का हिंद प्रशांत क्षेत्र पे है। ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि पूरी दुनिया पे फोकस है या इधर है उधर है, दुनिया भर की चीज़ें, ये ध्यान रखेंगे, इस पर क्वेश्चन आए हैं। बात करते हैं प्रीलिम्स के लिहाज से, मेंस के लिए तो हम इस पर बहुत अच्छे से बात करेंगे। देखिए, गठन की बात करें तो सुनामी आई थी 2004 में, बहुत भयंकर सुनामी आई थी। आप अभी भी आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, वो चीज़ें अभी भी हैं। इसके बाद भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने आपदा राहत प्रयासों में सहयोग करने के लिए एक अनौपचारिक गठबंधन बनाया था। देखिए कहाँ से शुरुआत हो रही है कि आपदा जब आ रही है उसमें राहत पहुंचाने के लिए गठबंधन होना चाहिए, यहाँ से शुरू हुआ। 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने गठबंधन को चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड के रूप में औपचारिक रूप प्रदान किया। कब? 2007 में क्वाड जो है बना औपचारिक रूप से। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे मस्त चीज़ है, क्वाड को एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी स्थापित करना था। क्या स्थापित करना था? एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन इसके सदस्यों के बीच सामंजस्य नहीं बन पाया और आरोप है कि यह विशेष रूप से चीन विरोधी था, तो ये नहीं बना। ओके, अच्छा, 2017 में चीन के बढ़ते खतरे का सामना करते हुए 4 देशों ने क्वाड को पुनर्जीवित कर दिया। बीच में एकदम लोग भूल गए थे, 2017-18 के बाद से फिर चर्चा में होने लगी है, ठीक है। और इसके उद्देश्यों को व्यापक बनाया गया और एक तंत्र का निर्माण किया गया जिसका उद्देश्य धीरे धीरे एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करना है, जो कि अभी जो बैठक हुई थी उसमें बातें दोहराई गई हैं। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मालाबार अभ्यास से क्वेश्चन आ सकता है। क्या है कि पहले त्रिपक्षीय अभ्यास था, मालाबार त्रिपक्षीय था, भारत, अमेरिका और जापान 3 होते थे। 2020 में क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर लिया गया, ठीक, और फिर से क्वाड जैसा सीन यहाँ भी देखने लगा मालाबार में। तो अब पूछा जा सकता है कि मालाबार अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है मालाबार अभ्यास पे, जहाँ तक मुझे लगता है क्वेश्चन आए हैं, पीसीएस एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आए हैं। ओके, अब देखिए,
बाकी ये चीज़ दोबारा से आ गई, जहाँ से बात शुरू हुई थी वहीं पर ख़त्म हो रही है कि मार्च 2021 में क्वाड समूह के नेताओं ने पहली बार आभासी शिखर जो है बैठक की थी और डिजिटल रूप से स्पिरिट ऑफ द क्वाड शीर्षक से एक संयुक्त बयान जारी किया। और इसमें ब्ला 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 बाकी चीज़ें वही सारी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं भी पढ़ेंगे ना, आप कॉमन सेंस लगा के चीज़ों को सही कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये जो है उसको शामिल किया गया था। तो फिलहाल में जो अभ्यास हुआ था वो पहला संयुक्त अभ्यास था जिसमें चारों देशों ने भाग लिया था। ओके, अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। हाँ, तो अगला टॉपिक है सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जानने लायक हैं। आपको पता होना चाहिए कि हर साल एक क्वेश्चन लगभग ऐसा होता है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़ा होता है, और जो चर्चा में है, जो इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ से तो पक्का मान के चलिए क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना होती है। अभी देखिए हुआ ये है, हाल ही में मैं पढ़ देता हूँ, हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को प्रबंधित करने में मदद का आह्वान किया है। वहाँ पे प्रदर्शन चल रहे थे, कह रहे थे कि भाई हेल्प करो, कुछ सिंपल सी बात थी। ठीक है, और भी कई कारण थे, उसकी वजह से चर्चा में था, एक मैंने लिख लिया यहाँ पे। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा जानिए, बड़ा मज़ेदार है। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वह किस नेचर का संगठन है, यह इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से प्रश्न आते हैं। यह सैन्य संगठन है, 6 देश इसमें शामिल हैं। इसकी भी एक कहानी है, 6 देश थे, कुछ बड़े फिर चले गए, फिर 6 बच गए। ठीक है, और यह कब लागू हुआ? 2002 में। ओके, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। 1991 में एक स्वतंत्र गणराज्य बनने के बाद से मध्य एशियाई देश पर शासन करने वाले शासकों के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले विरोधों पर अंकुश लगाने के लिए, यानी कि क्या हुआ कि सोवियत संघ जब बिखर गया, नए नए देश बन गए बहुत सारे, ठीक है, तो उनमें जो शासक शासन कर रहे थे उनके खिलाफ प्रदर्शन न हो, उसे भी रोका जाए। वहाँ उस उद्देश्य से शुरू हुआ, कजाकिस्तान को प्रभावित करना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, ऐसे कहानी शुरू हुई थी। कुछ और बातें देखिए। 1992 में सोवियत संघ के बाद के 6 राज्यों ने, सोवियत संघ तो उसमें से बिखर गया था ना, तो उसमें से कुछ निकले, तो 6 राज्यों ने स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल से संबंधित एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें कौन 6 हैं? रूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। एक बात मैं बताऊं, जो लोग नहीं समझते हैं इसको ध्यान से समझिए। राज्य का मतलब हमेशा उस तरह से राज्य नहीं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इस टाइप का नहीं। पॉलिटी की भाषा में जो देश हैं उनको कभी कभी राज्य भी कहा जाता है, कभी राष्ट्र राज्य भी कहा जाता है, देश भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम हैं। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की बात हो ना, तो सामान्य तौर पर आप देश समझिए। ओके, तो इन्होंने सामूहिक सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यहाँ से तो संभावना कम है कि इन देशों का नाम पूछ ले, लेकिन यहाँ से बहुत अधिक संभावना है। इसे ताशकंद पैक्ट या ताशकंद संधि के रूप में जाना जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताशकंद संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या ताशकंद संधि का संबंध किससे है, ताशकंद पैक्ट का संबंध किससे है, किस संगठन से है। आप कैसे बताएंगे? अब बता लेंगे, चलिए। अच्छा, सोवियत संघ के बाद 3 अन्य राज्यों ने, अब देखिए कौन है, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया ने अगले वर्ष हस्ताक्षर किए और संधि 1994 से प्रभावी हो गई। 5 साल बाद 9 में से, अब 9 हो गए थे ना, 6 से 3 जुड़ गए, 9 हो गए, 9 में से 3 लोग बाहर चले गए। अजरबैजान, जॉर्जिया और उज़्बेकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने इसको क्या किया कि नवीनीकृत करते हैं, अपग्रेड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और बाकी जो है ये 3 हट गए। तो 2002 में उन 6 राज्यों ने इसको एक सैन्य संगठन के रूप में स्थापित किया और फिर वहाँ से आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है एक, कि इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका मॉस्को में, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में सदस्य कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आप नहीं भी पढ़ेंगे इसको तो चल जाएगा, लेकिन एक बार देख लीजिए, 6 ही तो हैं। जहाँ तक उद्देश्य की बात है, थोड़ा सा वाइडर हो गया है, थोड़ा सा चौड़ा हो गया है इसका उद्देश्य। पहले तो बस मैंने बताया ना शुरू में कैसे शुरुआत हुई थी, क्या भाई, साइबर सुरक्षा और स्थिरता सहित शांति, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, स्वतंत्रता की सुरक्षा और सदस्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की सुरक्षा करना, ये सब इसका मकसद है। बहुत सारे संगठनों का ऐसा रहता है। अच्छा, ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस साल के लिए, हो सकता है, इस बात की संभावना है
कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। अब इसके बारे में जानेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं कि इस टॉपिक से कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। परिचय की बात करते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र जो यूएन है उस प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है। ध्यान रखिएगा, अंतर सरकारी निकाय है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आपने कई बार करंट अफेयर में देखा होगा कि इस तरह की गतिविधियों पर कभी कभी भारत पे भी इसने सवाल उठाया, कश्मीर में जो सरकार की कार्रवाई थी उसको लेकर के। तो दुनिया में कहीं भी ऐसा लगता है कि हाँ मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है या एक ऐसा इशू है मानवाधिकार का, तो ये संगठन वहाँ पे काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से देखिए, इसका गठन कब हुआ? 2006 में। किसके द्वारा? महासभा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र में महासभा भी है, इसके 6 अंग हैं, इसके बारे में मैंने मेरे ख्याल से बात की है, आप वीडियो देखिएगा। ठीक है, महासभा के द्वारा हुआ। अच्छा, इसने मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया। इसके पहले एक आयोग होता था, उसी के तहत संयुक्त राष्ट्र के तहत उसका स्थान लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बड़ा ही शानदार। मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय है, मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में काम करता है। इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, सदस्यों की बात करें तो भौगोलिक आधार पर सीटें बटी हुई हैं। देखिए, इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों से मिलकर हुआ है। इसमें 47 देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र में तो बहुत सारे देश हैं, ठीक है, उनमें से 47 इसमें शामिल हैं। अब देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं उनमें से जो पूरे सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र के, उनमें से 47 चुने जाएंगे। महासभा में वोटिंग होती है और उसमें से ये लोग आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ समझिए, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में भागीदार राज्यों के योगदान के साथ साथ इस संबंध में उनके द्वारा की गई स्वैच्छिक प्रतिज्ञाओं और प्रतिबद्धताओं को भी ध्यान में रखता है। कहने का मतलब सिंपल सा है कि देखिए, मानवाधिकार आयोग तो है ही, लेकिन जो देश इसमें शामिल हैं वो अपनी तरफ से भी तो कुछ कर सकते हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। सिंपल सी लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ये जो भौगोलिक वितरण है ना, देखिए अफ्रीकी देश इसमें 13 सीटें हैं, यानी कि अफ्रीकी देश से 13 लोग इसमें शामिल होंगे। एशिया प्रशांत से 13 लोग आएंगे। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देश से 8 सीटें हैं और पश्चिमी यूरोप और अन्य देश जो हैं वहाँ से 7 और पूर्वी यूरोप से 6 सीटें हैं। यूरोप से काफ़ी सीटें हैं। खैर, इसको छोड़ते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि भौगोलिक रूप से कैसे कैसे बंटवारा हुआ है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है यूपीएससी, लेकिन ये वाली लाइन आपको कतई नहीं भूलनी चाहिए। अगर मानवाधिकार पर क्वेश्चन आया तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि इस लाइन को ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाया जाएगा। क्या लिखा है? परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है, यानी कि ये जो 47 लोग हैं ना 3 साल के लिए हैं, 3 साल का होता है। और लगातार 2 कार्यकाल की सेवा के बाद, यानी कि एक व्यक्ति किसी देश से चुन के गया है तो लगातार 2 बार चुना जा सकता है, यानी कि 6 साल तक मैक्सिमम रह सकता है। ठीक, इसके बाद कोई भी सदस्य तत्काल पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा, यानी कि दोबारा से तीसरी बार, मतलब दोबारा से तीसरी बार मतलब 2 बार हो गया ना, तो अब तीसरी बार डायरेक्ट नहीं आ जाएंगे, कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 साल का गैप हो सकता है, तब आप दोबारा आ सकते हैं। लगातार 3 बार नहीं, ठीक है, 2 कार्यकाल तक आप रह सकते हैं। 3 साल का कार्यकाल है। ओके, इसको ध्यान में रख के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो आगे के नाम पे अब आपके पास ये सादा पन्ना जैसा एक स्लाइड हो गया। ध्यान से समझिए, इसमें जो टॉपिक्स बच गए थे आईआर के तहत, इसको आईआर नहीं कहना चाहिए क्योंकि आईआर का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल रिलेशन, और यहाँ पे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन फेमस नाम है तो बोल देते हैं, टेक्निकली गलत है। खैर, तो ये टॉपिक्स बचे थे, इनको हमने कवर कर लिया। इसके बाद कल से आपको एक एक वीडियो हर विषय पे मिलेगी। ओके, वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इन्हें छोड़ नहीं सकते। अगर मन में आए कि चलो इसको छोड़ देते हैं, बाकी कहीं से पढ़ लेते हैं, तो आपके पास इस सवाल का जवाब होना चाहिए कि जो चीज़ इस वीडियो में मिल रही है, अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो कोई दूसरा विकल्प मेरे पास इससे बेहतर है कि नहीं। अगर यहाँ से क्वेश्चन आया और मैं नहीं कर पाया तो, नहीं कर पाई तो, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज़ थोड़ा सा समय लग रहा है। आप यूट्यूब पे देखेंगे इन्हीं टॉपिक्स को बहुत विस्तार से खींच के पढ़ाया जाता है, लेकिन वो अपना तरीका है, वो भी अपनी जगह सही है। अगर कम समय में टू द पॉइंट अच्छे से तैयार करना है
तो आप इन सारी सीरीज़ को कंटिन्यू करिए, अच्छे से तैयार करिए। कम समय बचा है और अधिक समय बचाना है तो PDF नोट्स आपके लिए उपलब्ध हैं, अभी से उपलब्ध हैं, सारी नोट है। करना सिर्फ इतना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको वीडियो एक मिल जाएगी जिसमें बताया गया कि PDF कैसे मिलेगी, पूरी जानकारी मिल जाएगी, आसानी से PDF आपको मिल जाएगी। और हाँ, अच्छी बात यह है कि जो लोग अभी शामिल हो जाएंगे उनको प्री के बाद मेंस की नोट भी मिलेगी। ठीक है जी, ये सारी बातें अपनी जगह हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।